गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन की पढ़ी थी कि कन्वर्ट कैसे करते हैं हम जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी से कैसे निकालते हैं। इनके तीन बेसिक रूल्स होते हैं कि नेट, नफिया और डेप्रिसिएशन। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। देन आगे का आज हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे और लास्टली कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे क्लास को, ठीक है ना। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। राइट डाउन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये कॉन्सेप्ट नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हमें समझना पड़ेगा बेटा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक कहानी को देखते हैं कि क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है। सपोज करो एक ए कंपनी है, सपोज करते हैं उसने 10,000 यूनिट बनाई। कितनी यूनिट बनाई? किसी गुड्स की वो 10,000 यूनिट बनाता है 2005 में। 2000 इनटू उसकी प्राइस में बाजार थी कितने की? 10 रुपये की। तो ये कितना हो गया? 1 लाख। इसको क्या बोलते हो आप लोग? एमपी। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी। हाँ है ना? तो तुम क्या कर रहे हो? हमारी इंडिया की कितनी जीडीपी है? 1 लाख रुपए की। बराबर पूरी इंडिया ए है, उसने 10,000 यूनिट बनाई, सारी चीज़ों को जोड़ के रखा तो उसका कितना आया? 1 लाख रुपए की जीडीपी है। तो हमने कहा बढ़िया। 2006 में आपने 9,000 यूनिट बनाई और इन्फ्लेशन मतलब तेजी, बहुत महंगाई चल रही थी। अब दाम चल रहे थे इसके 15 रुपए के। तो अब तुमने कितने कमाए? 1 लाख। जीडीपी कितने की होगी इंडिया की? कितने से बढ़ गई? अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। यहाँ पे क्यों? प्राइस बढ़े, महंगाई बढ़ी, लोगों पे गरीबी आ रही है, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। पहले कितना बना रहे थे? 10,000। अब कितने बना रहे हो? तो 1,000 नहीं बना रहे, 1,000 नहीं, 1,000 आदमी, मतलब 1,000 यूनिट के आदमियों को हमने निकाला होगा जो भी, क्योंकि बना ही नहीं रहे, कम है दाम और माल महंगा बिक रहा है। तो हमें लग रहा है कितना बढ़िया जीडीपी तो बहुत बढ़िया लग रही है, पर एक्चुअली अगर उसको यूनिट कॉस्टिंग में देखा जाए, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे देखा जाए, तो हमने डिग्रेड करा है, अपग्रेड नहीं करा। क्योंकि पहले हम 10,000 बना रहे थे यूनिट, आज मैं बनाऊँ। कल मेरे यहाँ सपोज करो कोचिंग में अगर मेरे पास 24 बच्चे हैं, आज 25 बच्चे हैं, तो कल मेरे कोचिंग में 24 से 25 होने चाहिए या फिर 24 से 20 हो जाए? 25 होने चाहिए, 24 से। अब मैं किसी को कैसे पागल बना सकता हूँ कि भाई मैं 25 जने से 20,000 रुपये के हिसाब से इतने ले रहा हूँ। अब मेरे पास क्या कहते हैं, हो गए बच्चे 20 जने, अब मैं उससे क्या कहते हैं 30,000 के हिसाब से पैसा ले रहा हूँ। समझ रहे हो ना बात को? मेरा प्राइस तो मैंने बढ़ा दिया और मेरे जो क्वांटिटी थी वो घटती जा रही है। क्वांटिटी नहीं घटनी चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, पर इसके साथ साथ क्या बढ़नी चाहिए आपकी? क्वांटिटी। तो अच्छी रियल तो जीडीपी अच्छी होती है। तो इस जीडीपी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। कौन सी जीडीपी? व्हेन, लिखना मत, व्हेन गुड्स and services are calculated on current year price। current year price से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? पर किसी इंसान से बोला कि भाई ये तुम्हें जो सिचुएशन दिख रही है ये अच्छी नहीं है, ये बुरी स्थिति है, इसके कैसे? मैंने कहा अगर तुम ये 9,000 यूनिट को 1 साल पहले जब दाम थे 10,000 से करते हो, तब आपको हल्की सी जीडीपी पता लगेगी। आपकी जीडीपी कितने की थी? 90,000 की। और आप दिखा कितने की रहे हो? 1 लाख। तो ये धोखा है। इंडिया में यही हो रहा है इस वक्त। इंडिया में देख रहे हो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है पर जीडीपी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगी होती जा रही हैं चीज़ें और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी बना रहे हैं, तो हमारी जीडीपी बड़ी लगती है, बट एक्चुअल में यूनिट्स हमारी कम बनती हो जा रही है। ये इस चीज़ को हमें करेक्ट करना होता है। इस चीज़ को करेक्ट हम कैसे करते हैं? पहले तो इसको जानते हैं कि ये तो होता है नॉमिनल जीडीपी। ये क्या होता है? और जब हम बेस ईयर प्राइस से, क्लास 11 में पढ़ा हो ना, बेस ईयर, एक बेस को, एक ईयर को बेस मानते हैं, जब उस प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो जीडीपी निकली इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। दोनों जीडीपी में फ़र्क है। तो अच्छा जीडीपी कौन सा है? टू फाइंड आउट विद रियल।
कि रियल से हमें एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी कि भाई हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे। और इस पूरी प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? तो बस हम इसी चीज़ को हमें लिखना है और समझना है, ठीक है ना। लिखना चालू करते हैं नॉमिनल जीडीपी और वैसे जीडीपी के बारे में, रियल जीडीपी के बारे में। when the final goods and services produced in a year are valued at current price, then it is known as नॉमिनल जीडीपी। कौन सी जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। करंट प्राइस, देन इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन 2014 द प्राइस of the commodity were ₹10. We produce 10,000 unit. Then in 2014 GDP will be 10,000 unit into 10, 1 lakh. In 2015 we produce 9,000 unit एट 15 रुपीज़ प्राइस। कौन से प्राइस पे? 15 रुपीज़ प्राइस। जीडीपी विल बी 9,000 इंटू 15, 1,35,000। समझ में आया? इसको कौन सी जीडीपी बोलते हैं? आज जो बना रहे हो उसको आज के प्राइस से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट नॉमिनल जीडीपी। अब आते हैं रियल जीडीपी। किस पे? रियल जीडीपी। पढ़ सकते हैं इसको? रियल जीडीपी is the final goods and services when the final goods and services produced in a year and valued at base year price और बेस ईयर को हम दूसरे नाम से भी क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड रियल जीडीपी। रियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये असली एक आपको जीडीपी का वर्चस्व बता रही है। क्या बता रही है? वर्चस्व बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इन अबव केस, अबव केस कौन सा? जो ऊपर पड़ा था। In 2005 9,000 unit was produced, and if we valued 9,000 at base year price, we get 9,000 into 10, 90,000.
9,000 इंटू 10 90,000। समझ में है? जब हमने अपने जो आज बनाया, आज कितना बनाया, 2015 में कितना बनाया हमने, 10,000, पर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, पिछले साल है बेस ईयर, पिछले साल का क्या था दाम 10 रुपये, तो 9,000 इंटू 10 किया तो 90,000 आया, पर आपकी नज़र में क्या दिखाई दे रहा है, 1,35,000, तो ये गलत है। आज की जीडीपी आपकी एक तरीके से कितने रुपए की है, 90,000। ठीक है ना? ठीक है, पढ़ें पढ़ें, ये ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल वाइज, तो उसको हम वो सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। We need to convert nominal GDP into real GDP to neutralize the effect of change in price of goods and services। हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि जो प्राइस की वजह से जो छेड़छाड़ी हुई है उसको हम निल कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें। इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट इंडेक्स प्राइस। इंडेक्स प्राइस आपको दिया होता है क्वेश्चन में, क्या होता है, दिया होगा प्राइस इंडेक्स इन 200। पढ़ें, ये बस छोटी मोटी सी चीज़ें, ज़्यादा ध्यान देने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है वो पढ़ते हैं। इट इज अ स्टैटिकल डिवाइस टूल। स्टैटिकल टूल मतलब स्टेट्स में यूज़ होता है ज़्यादातर जीडीपी को सही करने के लिए। दैट मेजर, ये मेजर करता, नापता है किसको, एवरेज प्राइस लेवल, कितना प्राइस बढ़ चुका है, कितना प्राइस कम हो चुका है, कंपेयर करता है ये। ठीक है ना, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, बस फॉर्मूला याद करने के लिए रहता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, जो भी नॉमिनल जीडीपी है, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इन 200। बस ये इतना ही करना है आपको, दो याद रखने हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, प्राइस इंडेक्स इन इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इन 200। जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो भैया कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, ये एक फॉर्मूला है, और ये जो एक टूल है, जीडीपी डिफ्लेटर एक टूल है जो स्टेट्स में निकाला गया है। कोर्ट्स में इतना दोनों का कोई इतना महत्व नहीं है, बस फॉर्मूला वाइज ही महत्व है और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन बार बार स्कूल्स में, बोर्ड्स में 3, 4, 5 साल से पूछा जा रहा है, उसको हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया कोर्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार आ रहा है, इज जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर
ऑफ वेलफेयरनेस। मतलब इन शॉर्ट जीडीपी, अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी हो तो क्या हम ये माने कि लोग वहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो प्राइस बढ़ जाएगी प्राइस बढ़ जाएंगे लेबर का। ऐसा कहाँ पढ़ा है मैंने? नहीं। वैसे इसका आंसर तो नो है, पर इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड what happen when we have good GDP। अच्छी जीडीपी है तो हम सोच के चलते हैं कि भाई क्या होता है। मैं स्क्रीन पे पेन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पेन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो मैं ओरली डिक्टेट करने की कोशिश करूँगा। उसको प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले हेडिंग डालें नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब है जीडीपी बन तो गई है, पर उसका फ़ायदा जो बनी है वो कैसे बनी है? क्या अमीर लोगों की वजह से बनी है या गरीब लोगों की वजह से नहीं है, दोनों की वजह से बनी है, या केवल अमीर इतने अमीर हो गए कि उन्होंने जीडीपी बढ़ा दी और गरीब इतने गरीब हो गए कि उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था? तो ये देखने की ज़रूरत है। आज के टाइम में यही हो रहा है, अमीर बहुत तेज़ी से अमीर हो रहा है और गरीब ना तो गरीब हो रहा है पर उतने लेवल पे ही स्टैग्नेंट है। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इफ जीडीपी इज राइजिंग and with rise in the GDP, if GDP is rising and with rise in the GDP and rise in the GDP, increase the gap in the society, increase the gap in the society where richer are getting richer and poor are becoming poorer। अगर ऐसी जीडीपी है कि अभी जीडीपी तो बढ़ रही है बट अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी। तो यहाँ से तो पता लग गया कि जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। पर अगर जीडीपी बढ़ रही है और अमीरी और गरीबी का गैप जो है वो भी कम होता जा रहा है, अमीरी और गरीबी का गैप कम होता जा रहा है, तो वो अच्छा है। अब मुझे ये जानना है कि अमीरी और गरीबी के गैप को कैसे कम किया जाता है? अमीर और गरीब के गैप को कैसे कम किया जाता है? वेरी गुड। जिनके पास ज़्यादा है उनसे छीन लो और जिनके पास कम है उनको दे दो। फॉर एन एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, जिनकी इनकम ज़्यादा उन पे ज़्यादा इनकम टैक्स लगाओ और जिनकी इनकम कम है उन पे टैक्स या तो लगाओ ही मत, और लगाओ तो फिर कम लगाओ। दूसरा, जो ज़्यादा पुअर हैं उनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एड दे, जैसे कि फ्री सब्सिडी, फ्री राशन, फ्री हाउसिंग, ऐसी चीज़ें दें ताकि गरीबी और अमीरी में क्या हो पाए, एक कम होता जाए। यहाँ अमीर है यहाँ गरीब है, अमीर से छीना तो ये नीचे आ गए, गरीब पे पैसा नहीं इनको दिया तो क्या हुआ, बढ़ गए। मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को बराबर बैठा दो, मेरे का मतलब है कि गैप को थोड़ा सा कम करो। एक मतलब एक क्या कहते हैं, डॉक्टर एक दिन के अंदर 10 से 15 लाख रुपए तक भी कमा रहा है और एक मजदूर 300-400 रुपये हो रहा है।
तो ये गैप बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को कम कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मजदूर को भी 1 लाख रुपए कमवा दूँ, पर एक्चुअली मजदूर को जो 10 साल से 300-400 मिल रहे थे तो उसको एटलीस्ट बढ़ने तो चाहिए, ठीक है ना। और जो डॉक्टर ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा थोड़ा सा टैक्स लगाता जाओ ताकि उसकी इनकम थोड़ी सी कम होती जाए। समझ में आ गया? चलो सेकंड, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, COMPOSITION, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। If the GDP is increasing, but the final goods and services are the war goods, WAR goods, then the consumer goods, then there can be the chances of more destruction than welfareness. दोबारा से, if the GDP is increasing but most of the final goods and services are war goods instead of consumer goods, then there will be more chance of destruction than welfareness. इसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था पहलगामा अटैक में, जहां पे पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा किस में खर्च करा? डिफेंस में। डिफेंस के गुड्स ज़्यादा बनाए, कंज्यूमर गुड्स कम बनाए। डिफेंस को पैसा ज़्यादा दिया, कंज्यूमर को कम दिया। डिफेंस तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया आपका, फिर भी स्ट्रांग नहीं हो पाया इंडिया के मुकाबले, बट आपकी जनता बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। वहाँ पे गेहूँ बहुत महंगा है, वहाँ पे पानी तक भी ढंग से नहीं है, वहाँ पे सब्जियाँ भी बहुत महंगी हैं। तो अब ये महंगा है तो भैया जब जीडीपी तो बढ़ गई, जीडीपी क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को जोड़ दो उसमें। अब ये थोड़ी पता है कौन से गुड्स, अब यहाँ पे वॉर गुड्स तो तुमने ज़्यादा बना दिए, इनकी फाइनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी तो जीडीपी तो अच्छी दिख रही है, पर लोगों के पास वो क्या, लोग वॉर गुड्स को चलाएंगे? लोगों को क्या चाहिए? कंज्यूमर गुड्स है नहीं है, तो लोगों के मन में क्या आएगी? निराशा आएगी, लूटपाट होगी। जब चावल नहीं मिलेंगे, खाने को नहीं मिलेगा ढंग से, भुखमरी आना चालू हो जाएगी। सेम यही काम नॉर्थ कोरिया में भी है, वहाँ पे वॉर पे पैसा खर्च ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सिविलियंस के ऊपर। एक नॉर्थ कोरिया का इंसान $1 भी महीने के नहीं कमाता है ढंग से। $1 मतलब जानते हो 80 रुपये, ढंग से नहीं कमाता है। तो वहाँ खुशी है या फिर गम है? गम है ना। अब नॉर्थ कोरिया पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अनहैप्पीनेस है, ठीक है ना। समझ में आया? तो जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ हैप्पीनेस या वेलफेयरनेस। दूसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस। तीसरा लिखेंगे नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस। मॉनेटरी MONETARY एक्सपेंसेस। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको मालूम है क्या होती है? पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है पैसे, ठीक है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नॉट कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नॉट कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपने खेत खलियान कर रखा है, उससे जो गुड्स बनेंगे वो तो कैलकुलेट होंगे, पर खेत में अपने लिए गुड्स, अपने लिए खेती बाड़ी कर रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया बात? मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है, पर अगर मैं किसी और से बनवाता तो पैसे देता, पर मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है तो उनको मैं पैसे नहीं दूंगा। बट ये चीज़ जीडीपी को नीचा कर रही है। अगर एक्चुअली हम किसी से काम करा रहे हो तो पैसे देते ना हम लोग, पर अब मम्मी काम कर रही है तो पैसे दे नहीं रहे, तो जीडीपी में कैलकुलेशंस में नहीं आ रहा।
और अगर ये कैलकुलेशन में आता तो जीडीपी अच्छे से बढ़ रही होती और दिख रही होती, ठीक है ना। फिर माता लोगों को, जो बहन लोगों, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, उनको भी एक प्राइड जैसा फील होता कि भाई मैंने कमाया है, मेरा पैसा है। तो इसी को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक सर्विस गिवन बाय मदर to her family, given by mother to her family, which may not give correct नेशनल इनकम करेक्ट तो नहीं, क्योंकि मम्मी ने जो हमारे लिए काम किया उसको हमने जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं बता पा रहे थे हम लोग। Hence, GDP failed to give correct picture of welfareness। माँ खाना बना रही है, जबरदस्ती बना रही है, भाई उसका मन है नहीं है तो भी बना रही है। पिक्चर ऑफ वेलफेयरनेस, खुश है या नहीं है पता ही नहीं लग रहा है। अब तुम अपने यहाँ पे सोचोगे तो ये बोलो कि मेरी मम्मी खुश है, तो शायद तुम्हें लग रहा हो खुश हो, वो तब पूछ के देखना उनसे कि भाई वो थक जा रही है नहीं जा रही हैं। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है तो वो काम कर रही हैं, बेमन से काम कर रही है। तो यानी जीडीपी तो बढ़ रही है, बेमन से काम कर रही है लेडी, या बेमन से आप ही काम कर रहे हो, तो ये वेलफेयरनेस का काम नहीं होगा, ठीक है ना। अनरिपोर्टेड एक्टिविटी, इसको इलीगल एक्टिविटी भी बोला जा सकता है। अनरिपोर्टेड एक्टिविटी, the transactions that occur in the underground economy, the transactions that occur in the underground economy which are not reported, transactions that occur in the underground economy which are not reported to avoid tax, which cause undervaluation of GDP. The transactions that occur in the underground economy which are not reported to avoid tax, which cause undervaluation of GDP in the nation. कभी कभार टैक्स जीडीपी में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशंस में नहीं आ पाती, क्योंकि आदमी को टैक्स से बचना होता है। किससे बचना होता है? जैसे कि मैंने कोई सामान बेच दिया पर मैंने उसका बिल नहीं काटा तो टैक्स दूंगा नहीं। सामान मैंने बेच दिया, पैसा मेरे पास आ गया, सरकार को उस सामान की पता लगी नहीं पाई कि वो मैंने बेचा या नहीं बेचा। बेचा होगा तो उसका टैक्स वो होना चाहिए ना, रसीद होनी चाहिए। अब बेच दिया, मेरे पास उसकी कोई रसीद, तो ये सामान चला गया ना, फिर छुप गया। अब जब सामान छुप गया तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि भाई ये सामान बेचा गया है। और जब सामान बेचा गया नहीं तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी या कम दिखेगी? कम दिखेगी। और जब जीडीपी कम दिखेगी तो यहाँ पे जो टैक्सेशन होगा वो ज़्यादा मतलब ये चोरी चकारी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब चोरी चकारी जब ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं चोरी चकारी का, तो हमारे मन में एक टेंशन रहेगी कि कभी हमारे ऊपर टैक्स ना बढ़ जाए, कभी टैक्स की रेट ना बढ़ जाए, और जब टैक्स की रेट ना बढ़ जाए ये डर रहेगा, तो हमेशा डर रहेगा कि काम करें या ना करें। लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसी से बन के आ रहा है 3-4 साल से, एक्सटर्नलिटीज़। yes, last point, EXTERNALITIES. In the production process, there are some harms
for which people are not paid like pollution, health hazard, पॉल्यूशंस, हेल्थ हज़ार्ड। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा। जीडीपी ज़्यादा बढ़ाना मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ना, इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ना तो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ना या नहीं बढ़ना? क्या आपने जो हवा ले रहे हो वो अच्छी है गंदी है? अलीगढ़ के पास, दिल्ली के पास हो तो गंदी है। क्या आपने पेमेंट किया है क्या उसका? फिर भी आपको गंदगी मिल रही है। जीडीपी बढ़ रही है पर गंदगी आप ले रहे हो सांसों में। आपको चांसेस क्या अस्थमा होने के, हेल्थ हज़ार्ड होने के। पानी जो पी रहे हो शायद कंटामिनेटेड आ रहा हो, क्या आपने उसको पेमेंट किया है क्या उसको? तो ये एक्सटर्नलिटीज़ हैं। आप कुछ दे नहीं रहे हो फिर भी आपको कुछ मिल रहा है, वो भी क्या मिल रहा है? बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? क्यों? जीडीपी बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो ये हमारी को दिक्कत देती है। एक्सटर्नलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है ना? लिखना चालू करो। So from the above point we conclude that so from the above points conclusion है ये। So from the above points we conclude that GDP is not the good indicator of welfareness. GDP is not the good indicator of welfareness। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ तक समाप्त हो चुका है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं आएगी। अगली बार हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। नाउ वी कम टू सम क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने चाहिए। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नफिया NFIA निकालना है। कितने बच्चे निकाल पाएंगे? लेट्स सी। NDP MP 75,000 का दे रखा है। GNP FC 71200 का दे रखा है। डेप्रीसिएशन 5100 रुपये का दे रखा है। सब्सिडी 1900 की दे रखी है और IT 10,500 की दे रखी है। फाइंड आउट नफिया। अगर ऐसे क्वेश्चंस पे हम अराइव करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर बीच का कोई पार्ट निकालना है जिससे हम कन्वर्जन कर दें तो उस कन्वर्जन को ही निकालना है। तो हमें दो इनकम दे रखी हैं, इन दोनों इनकम के डिफरेंस को ख़त्म करना है। मतलब अभी मुझे क्या दे रखा है? NDP MP दे रखा है और मुझे पहुंचना है कहाँ पे? GNP FC पे। अगर मैं ऐसे पहुंचता हूँ तो हो जाएगा। अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, डोमेस्टिक को नेशन में करना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, और MP को FC में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? -IT। ये आपका क्या निकालेगा? आर यू विद मी? हाँ सॉरी, ठीक है ना, NIT। ठीक है, अब इसकी में देखो NDP कितना है, डेप्रीसिएशन कितना है, नफिया कितना है पता नहीं, नफिया को नफिया लिख दो। नेट कितना है, इसको इससे माइनस करो, यानी 10,500 को 1900 से माइनस कर दो। ये कितना है बेटा? ठीक है, 8,600। और GNP FC कितना है? क्या अब इसको सॉल्व करके नफिया नहीं निकाला जा सकता? क्या चीज़? 1 0 का। ठीक है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सबको प्लस करो, नफिया को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। कर लो। 75,000 प्लस 510 80,000 माइनस 8600 प्लस नफिया 71500
71, ये नफिया, 71500, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो 71200 और नफिया को उधर ले चले आओ। एक सेकंड, ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस के नफिया, तो ये कितना हो गया 300 माइनस का नफिया। माइनस का नफिया शो करता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, फ्रॉम अब्रॉड को नहीं, टू अब्रॉड को। कहने का मतलब ये है 10 रुपये आए हमारे पास से 12 रुपये गए, ज़्यादा पैसा चला गया कम पैसा आया। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 10 मिनट में। थैंक यू एवरीवन।